हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। नमस्ते बेटियों, हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, खूब पढ़िए लिखिए, खेलते कूदते रहिए और अपने माँ बाप का, अपनी यूनिवर्सिटी का और अपने देश का नाम रोशन कीजिए। माई सेल्फ JBN पुष्पेंद्र भारद्वाज, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, ज्योति विद्यापीठ, Women's University in Jaipur. Today we will discuss on criticisms of the doctrine of balanced growth. जो हम बैलेंस ग्रोथ थ्योरी है, सिद्धांत है, इसके ऊपर डिस्कस कर रहे थे। इसमें आज हम डिस्कस करेंगे इसके क्रिटिसिजम्स के ऊपर। फर्स्ट क्रिटिसिज्म इज शॉर्टेज ऑफ रिसोर्सेज। द मेन क्रिटिसिज्म ऑफ द डॉक्ट्रिन ऑफ बैलेंस ग्रोथ इज दैट it falls to tackle perhaps the most serious obstacles of development of least development countries. देखो, जो इसका मेन सबसे मेन क्रिटिसिजम्स क्या है, जो बैलेंस ग्रोथ है वो फेल्स है टैकल करने में। जो डेवलपमेंट की लीस्ट डेवलपमेंट कंट्रीज़ है उनके ऑब्स्टल्स को सीरियस, जो मोस्ट सीरियस ऑब्स्टल्स है डेवलपमेंट LDC के, तो उनके डेवलपमेंट पर ये टैकल नहीं कर पाया, उसमें फेल हो गया है। बिकॉज इस शॉर्टेज ऑफ रिसोर्सेज ऑफ ऑल काइंड्स, जो रिसोर्सेज की सभी प्रकार के जो रिसोर्सेज है उनकी कमी की वजह से ये उसको टैकल नहीं कर पाया। द ट्रूथ इज़ दैट if LDC do possess the resources for a big push, they out and not to be described as LDC in the first place. लेकिन यह ट्रुथ की बात यह है, अगर LDC जो है उनके पास अगर बिग पुश के अकॉर्डिंग उनके पास संसाधन है तो उन्हें फर्स्ट मैंने उनको LDC के रूप में क्यों रखा, सबसे पहले वर्णित नहीं करना चाहिए, डिस्क्राइब नहीं करना चाहिए था। अगर अब उनके पास बिग पुश थ्योरी के अकॉर्डिंग रिसोर्सेज है तो हमें LDC में इंक्लूड नहीं करना चाहिए था। And no one can deny the importance of large scale investment program and the expansion of complementary activities. लेकिन कोई भी बड़े पैमाने के जो लार्ज स्केल इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम है और एक्सपेंशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एक्टिविटीज़ के, इसके लिए इनकी जो है इम्पोर्टेंस है, इसके लिए कोई भी इनकार नहीं कर सकता, मना नहीं कर सकता। लेकिन द एब्सेंस ऑफ एडुकेट रिसोर्सेज, स्पेशली कैपिटल entrepreneurs and decision makers, the adoption of the policy of balanced growth may not be provided sufficient stimulus to the spontaneous mobilization of resources or the inducement to investment. लेकिन पर्याप्त संसाधनों के अभाव में स्पेशली विशेष रूप से कैपिटल, एंटरप्रेन्योर और जो डिसीजन मेकर्स है उनकी वजह से ये सब, स्पेशली कौन से, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर और डिसीजन मेकर, इन रिसोर्सेज की कमी से जो बैलेंस ग्रोथ की जो पॉलिसी है अपनी, उसको मोटिवेट, पर्याप्त जो एफिशिएंट मोटिवेशन मिलता है, जो मिलता चाहिए इस तरीके से जुटाने में तो उनको इन्वेस्टमेंट करने की प्रेरणा और इस तरीके से नहीं हो पाता है। तो इस वजह से जो अपन ने बोला रिसोर्सेज की कमी, जो अपन ने बोला पहला क्रिटिसिज्म, तो ये वाकई में बैलेंस जो ग्रोथ है अपनी, ये इसको जो रिसोर्सेज है, शॉर्टेज ऑफ रिसोर्सेज है, तो ये इम्पैक्ट करते हैं, क्योंकि बिना रिसोर्सेज के अपन किसी भी तरह का ग्रोथ नहीं ला सकते। सेकंड इज बिग बैलेंस ग्रोथ ऑन ए ग्लोबल scale. The doctrine of BG calls for inward-looking development policies. जो बैलेंस ग्रोथ थ्योरी जो है, इनवर्ड लुकिंग डेवलपमेंट पॉलिसी है। इन्वेस्टमेंट इन प्रोडक्टिव कैपेसिटीज
टू मैच द एक्सपेंशन ऑफ डोमेस्टिक डिमांड। जो इन्वेस्टमेंट होता है प्रोडक्टिव कैपेसिटी में वो मैच होता है अपनी डोमेस्टिक डिमांड के एक्सपेंशन में। इट देन कॉन्फ्लिक्ट्स विद द थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज which say that rather than producing everything at home, each country does better through specialization in the production of goods in which it is relatively efficient, and by importing other goods in which it is relatively inefficient। तो ये बोलते हैं कि जो कॉन्फ्लिक्ट है यहाँ है, कॉन्फ्लिक्ट ये है कि जो कंपैरेटिव एडवांस थ्योरी है उसमें कॉन्फ्लिक्ट है विच से, जो कि कहती है रेदर देन प्रोड्यूसिंग एवरीथिंग इज हार्ट, अगर हम हर चीज़ अगर घर पे बनाने लगेंगे, ईच कंट्री डज बेटर थ्रू स्पेशलाइजेशन इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, अगर हर एक कंट्री प्रोडक्शन गुड्स के प्रोडक्शन में स्पेशलाइजेशन है तो इट विच इज रिलेटिव एफिशिएंट, हर एक रिलेटिव एफिशिएंट होगा भाई फिर। एंड वाई इम्पोर्टिंग अदर गुड्स इन विच इट इज़ रिलेटिव इनएफिशिएंट, लेकिन फिर ये ऐसा क्यों है कि इंपोर्टिंग जो बाय इंपोर्टिंग गुड्स अदर गुड्स इज विच इज रिलेटिव इन एफिशिएंट। तो ये जो अपनी जो इंटरनेशनल कंपैरेटिव एडवांटेज जो थ्योरी है इंटरनेशनल ट्रेड की, तो ये यहाँ फॉलो नहीं हो रही, कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है इसमें, तो ये क्रिटिसिज्म हो गया। जो तुलना जो कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी उसमें कहता है कि एडवांटेज जो कंपैरेटिव एडवांटेज जो थ्योरी है वो कॉन्फ्लिक्ट है उसमें, क्योंकि वो कहती है कि विच से दैट रेदर देन प्रोड्यूसिंग एवरीथिंग एट होम, हर एक चीज़ घर पे नहीं बनाई जा सकती, लेकिन बात यह है कि जिस देश में चीज़ में बेटर है, जिसके पास स्पेशलाइजेशन उसका तो प्रोडक्शन वो कर सकता है, और जो इसके पास जो इसमें स्पेशलाइजेशन वो उससे मंगाता है, इंपोर्ट करता है, जो इसमें इनएफिशिएंट है, जिस चीज़ में एफिशिएंट है वो उसको एक्सपोर्ट करता है, और जिस चीज़ में इनएफिशिएंट है उसका इंपोर्ट करता है। तो यह कॉन्फ्लिक्ट हो गया ना। Third criticism is economics of scale. The doctrine of balanced growth also conflicts with the arguments for exploiting economies of scale. Economics of scale. The doctrine of BG also conflict with the arguments of exploiting economics of scale. जो बैलेंस्ड जो ग्रोथ की जो थ्योरी है ये एक्सप्लोटिंग जो अर्थव्यवस्था के जो शोषण के तर्कों के साथ संघर्ष करती है, कॉन्फ्लिक्ट है इसके साथ में, एक्सप्लोटिंग इकोनॉमीज ऑफ स्केल के साथ में। व्हेनेवर ए कंट्रीज डोमेस्टिक मार्केट फॉर ए पर्टिकुलर गुड्स इज टू स्मॉल टू absorb the minimum output that is economical to produce, it is cheaper for it either to import that goods from high volume low cost producer abroad, or the produce it at home on a large enough scale to render its cost competitive in world markets and export the surplus। जब जैसे अपन किसी बात करें कोई डोमेस्टिक मार्केट की, तो कंट्री का जो डोमेस्टिक मार्केट होता है प्रोडक्शन करने के लिए बहुत छोटा होता है, तो बहुत छोटा है क्योंकि जो अपन जो प्रोडक्शन करेंगे, उत्पादन करेंगे, तो उसका एब्जॉर्बेशन करने के लिए बहुत छोटा होता है। तो इसके लिए या तो बस और साथ में वो चीपर होता है, दैट इज़ इकोनॉमिकल टू प्रोड्यूस, इट इज़ चीपर। तो साथ में वो प्रोड्यूस करने के लिए इकोनॉमिकल प्रोड्यूस करने के लिए चीपर होता है। एंड फॉर इट ईदर टू इम्पोर्ट दैट, या तो उसे अपन इम्पोर्ट करें उन चीज़ों को, या विदेशों में उच्च मात्रा वाले कम लागत वाले उत्पादों से अच्छा उत्पाद आयात किया जा सके, या घर पर इसका उत्पादन किया जा सके, क्योंकि सस्ता होता है। इस सस्ते को या तो अपन आयात किया जा सके, उत्पादों से अच्छा आयात उत्पादित कर सकते हैं अपन, या फिर लो कॉस्ट पर अपन, या फिर इसका उत्पादन अपन घर पर ही किया जा सके। तो इट इज़ चीपर, क्योंकि चीपर होता है। इट इज़ ईदर टू इम्पोर्ट दैट गुड्स फ्रॉम हाई वॉल्यूम लो कॉस्ट प्रोड्यूसर एब्रोड, जो सस्ते उत्पादों अपन या तो बाहर से मंगा सके चीप कॉस्ट पर, चीपर से, और इट टू प्रोड्यूस एट होम एट लार्ज स्केल एंड टू रेंडर इट कॉस्ट कॉम्पिटिटिव इन वर्ल्ड मार्केट एक्सपोर्ट टू द सरप्लस, या फिर अपन इसको घर में ही बना सके, या घर पर इसका उत्पादन किया जा सके, और बाज़ार में जो कॉस्ट कॉम्पिटिशन है उसमें प्रस्तुत करने, और उसको जो सरप्लस को निर्यात करने के लिए बड़े पैमाने पर पर्याप्त पैमाने का निर्माण करना चाहिए अपन को। क्योंकि देखो क्या होता है, अपन जब कोई चीज़ को या तो सस्ते में वहाँ से मंगा ले, या फिर उस चीज़ को बना करके अपन आयात कर रहे,
और उसको अपन कॉम्पिटिटिव मार्केट में, वर्ल्ड मार्केट में जो सरप्लस है एक्सपोर्ट का उसको उठाए। ठीक है, क्योंकि देखो कोई भी सस्ता, कोई अपने जो मार्केट होता है वो छोटा मार्केट होता है, डोमेस्टिक मार्केट। ठीक है, तो पर्टिकुलर गुड्स इज टू स्मॉल टू एब्जॉर्ब द मिनिमम आउटपुट। तो मिनिमम आउटपुट होता है उसको एब्जॉर्ब करने के लिए बहुत छोटा होता है और चीपर, तो दैट इज इकोनॉमिकल टू प्रोड्यूस, इट इज चीपर फॉर इट ईदर टू। तो हमें चीपर प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने के लिए अगर इम्पोर्ट चीज़ को मार के, अगर उसके हाई वॉल्यूम लो कॉस्ट कोई प्रोड्यूसर से, अपन एब्रोड प्रोड्यूसर से उसको आयात करते हैं, या आयात करो या तो उसको सस्ते में बना, सस्ता चाहिए तो, या फिर उसको घर में ही बनाओ और घर में बना करके जो कॉस्ट कॉम्पिटिटिव है उसको वर्ल्ड मार्केट में कॉस्ट कंपटीशन है, उस कॉस्ट कंपटीशन का फ़ायदा उठा करके अपने सरप्लस को अपन ले। दिस मीन्स दैट ग्रोथ वुड हैव टू बी बैलेंस्ड नॉट ऑन ए नेशनल बट ऑन ए ग्लोबल स्केल। दिस व्यू हैज़ बीन एक्सप्रेस्ड बाय टी स्कोटेविस्की। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो अपन विकास है, डेवलपमेंट है, उसको राष्ट्रीय स्तर पर नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पर संतुलित करना होगा। तो जो इकोनॉमिक ऑफ स्केल है ये कहते हैं कि अपन ये इसमें तो फोकस किया गया था बैलेंस ग्रोथ में केवल डोमेस्टिक मार्केट में, डोमेस्टिक नेशनल लेवल पर ही, जबकि इकोनॉमिक ऑफ स्केल होती है वो इंटरनेशनल स्केल पर भी होती है। तो ये तीन जो क्रिटिसिज्म्स थे बैलेंस ग्रोथ थ्योरी के, तो अपन ने डिस्कस किए। तो क्योंकि हर चीज़ के साथ इनका कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट है, तो अपन अब बात करते द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल एडवोकेट ऑफ बैलेंस ग्रोथ वाज टू ऑफ कोर्स नरकेस हु पुट द फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट्स। नरसे ने क्या क्या आर्ग्यूमेंट्स इसके फेवर में, जो मोस्ट इन्फ्लुएंस एडवोकेट क्या किया था नरसे ने, तो उसकी आज अपन बात करते हैं। तो जो सबसे मोस्ट इन्फ्लुएंशियल जो एडवोकेट किया था बैलेंस ग्रोथ के बारे में वो नरसे ने किया था। तो नरसे ने क्या क्या आर्ग्यूमेंट दिए उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। द केस ऑफ इंटरनेशनल स्पेशलाइजेशन इज स्ट्रॉन्ग एज एवर। व्हाट इज इफ डेवलपमेंट थ्रू इंक्रीज एक्सपोर्ट टू द एडवांस कंट्रीज इन retarded or blocked, there arises a possible need for promoting increasing to in output that are diversified in accordance with domestic income elasticities of demand so as to provide markets for each other locally। तो मार्केट्स कहता है कि जो इंटरनेशनल स्पेशलाइजेशन के उस केस में तो जो ये स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि तो जो इंटरनेशनल स्पेशलाइजेशन का केस हमेशा से स्ट्रॉन्ग रहता है, क्योंकि अगर डेवलपमेंट थ्रू इंक्रीज एक्सपोर्ट टू द एडवांस कंट्रीज रिटार्डेड और ब्लॉक, अगर डेवलप जो एडवांस कंट्रीज़ में जो एक्सपोर्ट होता है वो अगर डेवलपमेंट को इंक्रीज करने के बजाय ब्लॉक कर देता है, उसके बाद तो उससे क्या होगा, देयर अराइज ए पॉसिबल नीड फॉर प्रोमोटिंग इंक्रीजिंग आउटपुट। तो ये क्या इसको इसके थ्रू इंक्रीज हमारा जो आउटपुट होगा उसको इंक्रीज कर सकते हैं। इसके ये प्रोमोट करेगा आउटपुट को, इंक्रीज इन आउटपुट दैट इज डाइवर्सिफाइड इन अकॉर्डेंस विद द डोमेस्टिक इनकम। और साथ में जो डोमेस्टिक इनकम है इलास्टिक ऑफ डिमांड सो एज टू प्रोवाइड मार्केट फॉर ईच अदर लोकली, ताकि जो अपन की जो डोमेस्टिक इनकम है वो उसकी जो डिमांड के अनुसार जो डाइवर्सिफाइड होगी, ताकि जो लोकली लेवल पर अपन मार्केट्स उसको जो प्रोवाइड उसको इजीली प्रोवाइड करवा सके। तो इंटरनेशनल ट्रेड की इंटरनेशनल जो स्पेशलाइजेशन होता है वो स्पेशलाइजेशन होता है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग मत रखता है, क्योंकि अगर एक्सपोर्ट्स के थ्रू जो एडवांस कंट्रीज़ है उनका जो डेवलपमेंट जो ब्लॉक हो जाता है, रिटायर्ड हो जाता है, बट उसकी रिटायर्डेड हो जाता है, बट उसके साथ साथ में एक जो पॉसिबिलिटीज़ इंक्रीज़ होती है अपने के आउटपुट को इंक्रीज़ करने की पॉसिबिलिटीज़ भी डेवलप होती है। ठीक है, आगे क्या कहते हैं नरसे, नो डाउट देयर वाज ए वाइड स्प्रेड एग्रीमेंट ऑन द डिजायरेबिलिटी ऑफ मैचिंग द स्ट्रक्चर ऑफ आउटपुट टू द स्ट्रक्चर। तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि जो वाइड स्प्रेड जो एग्रीमेंट था वो डिजायरेबल ऑफ मैचिंग द स्ट्रक्चर ऑफ आउटपुट टू द स्ट्रक्चर ऑफ डोमेस्टिक डिमांड
डिमांड का जो डोमेस्टिक डिमांड का जो संरचना थी और जो स्ट्रक्चर आउटपुट का जो स्ट्रक्चर था उनको मैच करने की जो डिजायरेबिलिटी था उसके लिए एक एग्रीमेंट हुआ था, इसमें कोई डाउट नहीं है. बट देयर वाज वाइड स्प्रेड डिसएग्रीमेंट एज टू द बेस्ट वे टू अचीव दैट गोल. तो बल्कि इसके एक बड़े लेवल पर बल्कि इसके साथ में लेकिन इन्होंने कहा था, हाँ एग्रीमेंट हुआ था डिमांड को इंक्रीज़ करने की, डोमेस्टिक डिमांड के स्ट्रक्चर हुए और आउटपुट का जो स्ट्रक्चर था उसमें डिजायरेबिलिटी को मैच करने के लिए एग्रीमेंट हुआ था. बट ये कहते हैं कि वाइड स्प्रेड लेवल पर, एक बड़े लेवल पर डिसएग्रीमेंट है एज टू द बेस्ट वे टू अचीव दैट गोल को अचीव करने के लिए डिसएग्रीमेंट भी चलेगा है. नर्से एंड हिज फॉलोवर्स बिलीव दैट नो पुअर कंट्रीज द मार्केट लेफ्ट टू इटसेल्फ perpetuate poverty because to escape from it would require investment in increasing productivity. जो नर्से और उसके जो फॉलोवर्स थे उनका मानना था कि पुअर कंट्रीज में मार्केट को छोड़ दिया जाए, इंटरनेशनल मार्केट, तो जो पॉवर्टी रिड्यूस होगी, क्योंकि मार्केट जो उसमें क्या गरीबी को समाप्त कर दिया जाएगा. क्योंकि इससे बचने के लिए उत्पादकता बढ़ाने में निवेश की ज़रूरत पड़ती है. हमें हमारा जो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ करने के लिए हमें इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ेगी. इस वजह से जो अगर मार्केट को छोड़ दिया जाए तो वहाँ गरीबी समाप्त हो जाएगी. दिस इज इम्पीडेड नॉट ओनली बाय द लो सेविंग ऑफ द पुअर but even more by the lack of profit incentive to build high productivity plants when the already existing local market for their output is too small. ये केवल गरीबियों की जो कम बचत से ही नहीं बल्कि उच्च जो हाई प्रोडक्टिविटी वाले जो प्लांट्स हैं उनके निर्माण के लाभ, जो प्रॉफिट इंसेंटिव्स है उनको प्रोत्साहन की कमी से भी अधिक है. जब ये उनके उत्पादन के लिए पहले से मौजूद स्थानीय बाजार बहुत छोटा है, क्योंकि ये जब की स्थिति है जब अपने पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लोकल मार्केट फॉर द आउटपुट इज़ टू स्मॉल. जो पुअर कंट्रीज है द लो सेविंग पुअर पर सेविंग्स ऑलरेडी कम है. इवन मोर बाय द लैक ऑफ प्रॉफिट इंसेंटिव टू बिल्ड हाई प्रोडक्टिविटी प्लांट विद द ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लोकल मार्केट. तो प्रॉफिट ऐसे लोकल मार्केट जो है ऑलरेडी उसमें छोटा है, जो हमारे पास हाई प्रोडक्टिविटी वाले जो प्लांट्स है जो उनका बिल्डअप करने के लिए हमें प्रॉफिट की पहले से कमी है. और जो स्थानीय जो हमारे पास जो मार्केट है वो स्मॉल मार्केट भी क्या है, छोटा है. इट्स एज ए मीन ऑफ escaping फ्रॉम दैट vicious सर्कल, नर्से एडवोकेटेड द बीजी डॉक्ट्रिन. बीजी कैन बी अचीव्ड इन टू वे. तो जो ये दुष्चक्र था इससे बचने के साधनों के रूप में जो नर्से है उसने ये बैलेंस ग्रोथ जो थ्योरी है इसकी जो एडवोकेट किया है इसके बारे में. तो इसको दो तरीके से अचीव किया सकता है. सबसे पहले फर्स्टली केयरफुल प्लानिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट कैन ओवरकम द लैक ऑफ प्राइवेट इंसेंटिव्स. क्योंकि जो अपन जो इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग कर रहे हैं वो जो प्लानिंग होनी चाहिए वो केयरफुली होनी चाहिए और जो प्राइवेट इंसेंटिव होने चाहिए वो कम होनी चाहिए. ठीक है. जो प्राइवेट इंसेंटिव्स होते हैं उनकी वजह से जो अपन पहला पॉइंट उन्होंने कहा है कि जो ओवरकम द लैक ऑफ प्राइवेट इंसेंटिव्स, जो केयरफुल प्लानिंग होनी चाहिए. इन्वेस्टमेंट जहाँ भी इन्वेस्टमेंट करे उसकी केयरफुल प्लानिंग होनी चाहिए. और अल्टरनेटली indicative planning can provide enough additional incentive, especially when added by tariff protection, tax concession or cheap credit. तो ऑप्शन इसके अगर मैं अल्टरनेटिव इंडिकेट्स प्लानिंग करते हैं सांकेतिक नियोजन पर्याप्त अतिरिक्त प्रोत्साहन प्रदान कर सकता है, खासकर जब टैरिफ संरक्षण और कर रियायतें या सस्ते ऋण द्वारा सहायता प्राप्त होती है. तब केयरफुल प्लानिंग अल्टरनेटिव अगर इंडिकेटिव प्लानिंग करें तो टैरिफ प्रोटेक्शन होना चाहिए, टैक्स कंसेशन भी होना चाहिए और स्पेशली क्रेडिट होना चाहिए, वो सस्ता होना चाहिए ताकि जो इन्वेस्टमेंट हो जो अपन की केयरफुल प्लानिंग के साथ साथ में ये सारी चीज़ें होनी चाहिए तो ग्रोथ ज़्यादा होगी. तो ये सारी बातें की थी नर्से ने इसके एडवोकेट की इसके बारे में इन्फ्लुएंशियल एडवोकेट किया था नर्से ने बैलेंस ऑफ ग्रोथ के बारे में.
तो ये कहते हैं कि जो कोई डाउट नहीं है इसमें, देखो इन्होंने कहा था जो गरीब देश हैं, गरीब देशों के पास पहले से ही क्या है, उनके पास जो लो पहले से सेविंग्स क्या है, वेरी पुअर है, ठीक है, सेविंग्स लो सेविंग्स है पूरे गरीब लोगों के पास। उसके बाद जो लैक ऑफ प्रॉफिट इंसेंटिव्स की बात में, उनका प्रोडक्शन ऑलरेडी एग्जिस्ट, मार्केट भी छोटा है, अपन प्रोडक्शन इंक्रीज़ करना चाहिए प्रॉफिट जैसे तैसे भी अगर तो भी ले, उसके लिए हमारे मार्केट को उस खपाने के लिए इस प्रोडक्शन को ऑलरेडी जो एग्जिस्ट मार्केट है वो बहुत छोटा है, ठीक है। तो इन्होंने इसके लिए बोला है कि केयरफुल प्लानिंग होनी चाहिए इन्वेस्टमेंट की, और साथ में टैक्स कंसेशन होना चाहिए, टैरिफ प्रोटेक्शन होना चाहिए, और जो क्रेडिट प्रोवाइड करवा जा रहा है वो चीपर होना चाहिए, सस्ते रेट पर उपलब्ध होना चाहिए। तो ये बात की थी नरसे ने, आर्ग्यूमेंट किया था नरसे के आर्ग्यूमेंट्स के ऊपर डिस्कस किया अपन ने बैलेंस ऑफ ग्रोथ के ऊपर। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे बच्चों। थैंक यू सो मच, एन्जॉय योर डे।